तो वो भी तो लोगों की रक्षा के लिए चलाती है। तो अगर ये हमारे वीडीसी के मेंबर्स उस समय गोली चलाएं, इनको पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एक लापरवाही की गई, खास तौर पर हमारा जो प्रिंस शर्मा इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसको फौरन उसी समय एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाना चाहिए था। एक प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से आज वो उसकी हालत बहुत गंभीर है। भगवान करे, सारी दुनिया इस बात की दुहाई दे रही है कि वो ठीक हो जाए, जल्द से जल्द अपने घर वापस आए, क्योंकि उसकी माँ आज अकेली है, पति उसका पहले मर चुका है और एक बच्चा उसका मर गया है, दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इनको हम उठाएंगे। लेकिन हमारी आज मुख्य जो मांग है वो यही है कि यहाँ पर एनआईए की जांच होनी चाहिए, एनआईए के हवाले करना चाहिए। पुलिस पर उन लोगों को भरोसा नहीं है जिन परिवारों से भी मैं मिला। लेकिन एनआईए तो जम्मू जाकर भी एलजी साहब से भी, बाकी प्रशासन के लोगों से भी और होम मिनिस्टर से, भारत के गृह मंत्री से भी हमें समय लेकर हम मिलेंगे और हम इस बात की डिमांड करेंगे, आज भी कर रहे हैं, कि ये जांच एनआईए के हवाले की जानी चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर की पुलिस पर भरोसा नहीं है और ये करनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि माइनॉरिटी जो है उसके अंदर विश्वास पैदा करना, उसके अंदर इस तरह की एक भावना पैदा करना कि वो इलाका छोड़कर ना जाए, वो यहाँ रहे। हालांकि मेरे लोगों का ये संकल्प है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, इस इलाके को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ये परिवार, ये मेंढर की तहसील जो आज उसके कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में हैं, ये तीनों परिवार वहाँ से विस्थापित होकर आए थे और वहाँ भी इनके किसी के दादा का भाई मारा गया, किसी का ताया मारा गया। इसी तरीके से पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों की शक्ल में इन लोगों पर हमले किए थे और आज 75 साल बीतने के बाद भी हम पर हमले होते हैं। और मुझे बताएं, जिंदगी होती कितनी है कि आदमी वहाँ से पहले निकलेगा, फिर डांगरी से निकलेगा। इस तरीके से तो रियासत पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि सरकार को नाक का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए कि वो ये कहे कि हमने इनको दबा लिया है। सच्ची बात यह है कि हमला हुआ है और हमला सरकार की नाकामी है और उस नाकामी को सरकार छुपाए नहीं। उन मैं समझता हूँ जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की जरूरत है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे लोगों के अंदर नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोग डरे हुए हैं और जिस तरीके से वीडीसीज के हथियार वापस लिए गए और उनको एक तरह से हथियार वापस लेकर बिल्कुल निहत्था कर दिया गया। एक लड़का वहां पर जिसने गोली चलाई है, बालकृष्ण जी, अगर एक अकेला बालकृष्ण अपनी छत पर चढ़कर अपनी बंदूक से फायर ना करता तो मैं समझता हूं कि उन्होंने पता नहीं आज और कितने घर उजाड़ देने थे। अगर एक आदमी एक बंदूक के साथ उनको भगा सकता है तो मैं समझता हूं कि वीडीसी के हमारे जो मेंबर्स हैं और खास तौर पर आज 200 के करीब मेरे ऐसे लोग हैं, वो मेरी बिरादरी के जो एक्स सर्विसमैन हैं, फौजी हैं और वो उस डांगरी इलाके में रहते हैं, उनको हथियार दिए जाने चाहिए और मॉडर्न वेपन होने चाहिए। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कारगर हथियार है। अगर डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर हम मिलिटेंसी को कंटेन कर पाए, इसीलिए कर पाए क्योंकि वीडीसीज को हमने मजबूत किया और वहां 5-5, 6-6 ग्रुप्स में लोगों को बनाकर बंदूकें दी। यहां पर मैंने ये भी सुना है, मुझे कुछ वीडीसी के मेंबर बता रहे थे कि अगर हमसे गोली चल भी जाती तो हमसे हिसाब मांगा जाता कि आपने गोली क्यों चलाई। ये भी जुल्म है। अगर आपने हथियार दिया है तो इस बात की भी इजाजत होनी चाहिए कि अगर कोई हमलावर है उस पर आप गोली चला सकते हैं, उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा। एनआईए को बुलाया गया है मॉडस ऑपरेंडी तय करने के लिए कि क्या इस तरह के हमले मिलिटेंट पहले करते आए हैं, वो सिर्फ उसको नमूना देखने आए हैं कि क्या इस तरह का कोई हादसा हुआ है, किस तरह के कौन लोग हो सकते हैं, पाकिस्तानी ट्रेंड हैं या लोकल्स हैं, इस तरीके से। लेकिन पूरे तरीके से जो आज पुलिस के हाथ में जांच है, हमने देखा है जहां कहीं भी बम ब्लास्ट होते हैं, कुछ होता है, पूरी जांच एनआईए के हवाले कर दी जाती है। एनआईए के हवाले करने का मतलब है कि पुलिस पीछे हट जाती है। एनआईए अपने तरीके से जिसको गिरफ्तार करना है, जिससे पूछताछ करनी है, जिससे जो करना है, रैकी करनी है, जो भी करना है। और एक बात और है, मेरे लोगों ने कहा है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर रैकी की गई, क्योंकि एरिया ऐसा है जहां हम कई बार जाते हैं, लेकिन आज भी अगर मुझे कहा जाए मुझे एक से दूसरे घर में जाना है तो मुझे शायद रास्ता पूछना पड़ेगा। लेकिन वो लोग सीधे एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और अगर आगे गोली ना खोली जाती तो वो चौथे में भी घुस जाते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी के साथ आए, एक रैकी करके आए और हमारी एजेंसीज जो थी, खासतौर पर सीक्रेट एजेंसीज, उसमें आईबी हो, रा हो, हमारी सीआईडी हो, ये कहाँ सोए रहे
क्यों प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लगी और इतना बड़ा हादसा करके चले गए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये हमारा अहद है, आज भी हमने इस बात की कसम खाई है कि हम आखिरी व्यक्ति तक लड़ेंगे और ऐसी ताकतों को हराएंगे जो इस देश को कमज़ोर करना चाहती है, और यहाँ किसी भी सूरत में हम इस भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प। आपने कहा कि सरकार की ये स्कोरिंग है। सरकार ये कहकर ये दर्शाना चाहती है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, और मिलिटेंट हमले करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार पर भारी हैं। एक अपना स्कोर कर रहा है, दूसरा अपना स्कोर कर रहा है, लेकिन मारा कौन जा रहा है? मेरी बिरादरी के या किसी अन्य बिरादरी के। मैं कहता हूं कोई भी इंसान मरे, ये कोई ठीक बात नहीं है। सरकार ड्यूटी बाउंड है कि वो मुझे प्रोटेक्शन दे। ये ठीक है कि हर एक आदमी के पीछे कोई बंदूकधारी नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन इलाके को, जो खास तौर पर जो जहां पर माइनॉरिटीज रहती हैं, जहां पर खतरा बना हुआ है, पीक मिलिटेंसी में भी यहाँ पर खतरा एक था डांगरी के अंदर, लेकिन तब भी हादसा नहीं हो पाया, इसलिए कि तब बीडीसीज थी और लोगों के अंदर आज भी जो संकल्प है तब भी था। लेकिन आज एक डर जरूर है कि उनको लगता है कि हम जो बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे कि पुलिस, फौज, बाकी सारे लोग इस तरह का कोई हादसा नहीं होने देंगे, लेकिन इतनी आसानी से वो करके चले गए। ऐसे लगता है कि जैसे पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज थी ही नहीं, इतनी आसानी से चले गए। और किस तरह का खेल उन्होंने खेला, आप देखें कि एक घर से जो तीसरा घर है, बीच के दूसरे घर की मैं बात नहीं कर रहा, वहां पहुंचने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं, और इतना समय इनको मिला कि ये लोगों को भी मार रहे थे और अपनी कार्रवाई करते करते भी आगे जा रहे थे। तो इन लोगों को ढूंढकर, मैं कहता हूं, कोई इनको क्या कोई जमीन खा गई या आसमान निकल गया है? कहां है ये लोग? इसी धरती पर है। इनको ढूंढा जाना चाहिए किसी भी तरीके से। आप ड्रोन से ढूंढिए, आप कुछ और तरीका अख्तियार करिए। मैं समझता हूं ये सारी चीजें तभी होंगी कि इसकी जांच एनआईए के हवाले करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। राजौरी के अंदर जो तौर पर मैं समझता हूं कि सरकार के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो हर कदम पर थाना खोल दे या हर कदम पर पुलिस बिठा दे, लेकिन जहां सरकार नहीं पहुंच सकती वहां जो सिविल सोसाइटी है वो अगर वॉलंटियर होकर ये बात कह रही है कि हम यहाँ लोगों की अपनी रक्षा करेंगे बशर्ते सरकार हमें हथियार दे, तो देने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार का सहारा बनता है, आपने कुछ और तो देना नहीं, हथियार देने हैं, ताकत देनी है, और ये भी कोई आपने उन पे वो नहीं लगाना है कि आप गोली नहीं चला सकते, ये नहीं, फिर किस लिए दे रहे हो? अगर वो गोली नहीं चला सकता बीडीसी का मेंबर, तो फिर उस बंदूक को कंधे पे टांगने की क्या जरूरत है? वो घर पे रखिए। और एक बात और है, मैं ये कहूंगा, जिस बालकृष्ण जी ने वहां पर मिलिटेंट्स को भगाया है अपनी ओपन फायरिंग करके, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ है, उन पर भी हमला हो सकता है। उसके अतिरिक्त उनको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और हमने कहा है कि देखिए, कुछ ऐसे परिवार हैं, जैसे सरकार ने ये घोषणा की है कि जो लोग मरे हैं उनके जो आगे परिवार के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसे परिवार भी हैं जिनमें बचा ही कोई नहीं है नौकरी लेने वाला। अगर एक माँ बची है तो वो इस उम्र में है कि वो नौकरी कर नहीं सकती, तो ऐसे में कैसे सहारा बनेगा? तो मैं ये कहता हूं, कम से कम 1 करोड़ रुपया सरकार मरने वाले को और 50 लाख रुपया जख्मी को दे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखें कि जो लोग कश्मीर से विस्थापित हैं उनके लिए आप नौकरियां भी दे रहे हैं, उनको आप महीने का पैसा भी दे रहे हैं, उनको आप राशन भी दे रहे हैं, मिट्टी का तेल भी दे रहे हैं, ताकि वो घाटी में डटे रहे। लेकिन हम कहते हैं हमें ये चीजें नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है तो उसके लिए मैं कहता हूं एक गारंटी। हालांकि एक बात मैं बता दूं, जिस मेंटल ट्रामा से ये परिवार गुजरेगा पूरी जिंदगी के लिए, जिनके बच्चे या जिनके अपने मरे हैं, उसकी कीमत कोई सरकार नहीं दे सकती, किसी सरकार की औकात नहीं, ना पैसा दे सकती है, ना नौकरी उसका भरपाई कर सकती है। ये हमें पता है, कुछ दिन के बाद हम भी अलग हो जाएंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सारी जिंदगी का जो रोना और बोझ है उस परिवार ने ढोना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको हल्के में ना लिया जाए, सरकार संजीदगी से काम करे और इसकी जांच, ये बहुत बड़ा हमला है, इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। और यही बात हम जाके एलजी प्रशासन से भी करेंगे, हम उनसे मिलेंगे। अगर वो वहां बात नहीं बनी तो हमें दिल्ली जाना पड़ा, गृह मंत्रालय तक जाना पड़ा, या सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करके जम्मू में बात करनी पड़ी, निश्चित तौर पर हम करेंगे, क्योंकि लोगों ने हमें ये बात कही है जो हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। महबूबा जी के लिए मैं ये कहूँगा कि जो उनकी अपनी सुरक्षा में गार्ड लगे हैं, पहले उनको हटा के दिखाएं, वो सबको छोड़ दें, बोलें जी मुझे कोई खतरा नहीं है, तो ठीक है, फिर हम भी कहेंगे यहाँ छावनी बनी हुई है। खुद के लिए आपको सुरक्षा चाहिए,
जब आम आदमी की सुरक्षा की बात हो तो वहां पर महबूबा जी का ये स्टैंड हो कि ये छावनी बनी हुई है। भाई जब तक यहाँ मिलिटेंसी रहेगी, जब तक यहाँ दहशतगर्दी रहेगी, तो फौज या पुलिस या बाकी लोग ये तो रहेंगे लोगों की सुरक्षा के लिए। इसमें महबूबा जी की बात नहीं सुननी चाहिए। उनको तो मैं यही एक सलाह दूंगा, अगर वो सुन रही हैं, वो पहले अपनी सुरक्षा को विड्रॉ करें, सरकार को चिट्ठी लिखें कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं उसके बिना घूमती हूँ और मुझे कोई नहीं मारेगा, तो हम भी फिर नहीं मांगेंगे।